हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीडी। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर विच इज रोटेशनल डायनामिक्स, इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में देखो बच्चों, इस चैप्टर को ना हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो पहला है सर्कुलर मोशन और इसका दूसरा पार्ट है रोटेशनल मोशन। तो चैप्टर का पहला स्टार्टिंग पार्ट है हमारा सर्कुलर मोशन, और चैप्टर का एंडिंग पार्ट जो है ना, सेकेंड हाफ, वो है हमारा रोटेशनल मोशन। तो इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी हमारा पोर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद जो भी हमारा न्यूमेरिकल रहेगा उसको हम लोग थर्ड वीडियो में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। तो पहले सर्कुलर मोशन को स्टार्ट करने से पहले ना, तो सर्कुलर मोशन का बच्चों थोड़ा जो बेसिक पार्ट था ना, वो आपको आपके क्लास 11th में था। मोशन इन प्लेन करके चैप्टर होगा, उस चैप्टर के एंडिंग में आपको थोड़ा थोड़ा क्या था, उसका बेसिक्स था। तो अब बच्चों, सर्कुलर मोशन को या रोटेशनल मोशन को कंप्लीटली समझने से पहले ना, हम लोग को बेसिक आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, अगर आपने 11th में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको हम लोग अभी क्या कर लेते हैं, फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो बच्चों, बेसिक को पढ़ने से पहले ना एक बार हम लोग बात करते हैं कि हमारा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन देखो, जैसे नाम में ही है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब देखो, ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, या तो सिंगल पार्टिकल ऑब्जेक्ट होता है या तो मैनी पार्टिकल बॉडी होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी हम लोग बोलते हैं तो सिंगल पार्टिकल का भी हो सकता है, वो मैनी पार्टिकल का भी हो सकता है। तो अगर सिंगल पार्टिकल रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टिकल इसके सरकमफेरेंस पे सर्कल के घूमेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। बट अगर ऑब्जेक्ट बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है, मेनी पार्टिकल सिस्टम है, तो बच्चों उस केस में ना हम लोग उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट या हम लोग बोलेंगे सिंगल पार्टिकल जैसा ही कंसीडर करते हैं, जिसमें हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। और सेंटर ऑफ मास को क्या करते हैं, इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे अज्यूम करते हैं कि वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का मतलब सिंपल मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पे मूव करेगा। बच्चों देखो, बहुत सारे केसेस में जैसे हमारा अर्थ है, सन के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में परफेक्ट सर्कल तो नहीं होता, ये एलिप्टिकल होता है, हमें भी पता है। बट वो क्या कर रहा है, एक तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेट करें तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट क्या करेगा, पूरे तरीके से सरकमफेरेंस में घूमेगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। बट हर बार ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल में घूमे ऐसा जरूरी नहीं होता। ऑब्जेक्ट कई बार क्या कर सकता है, इतने पार्ट में समझो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसके बाद वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कुछ और पाथ उसका हो रहा है, जो सर्कुलर मोशन तो नहीं है। तो क्या इस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन बोलेंगे? क्या उस टाइम पे उसका सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो भी फिजिक्स है, इतने पॉइंट के बीच में, इतने पाथ के बीच में क्या वो एप्लीकेबल है? तो आंसर है हाँ। जब तक पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस में भले ही छोटा सा हिस्सा हो उसमें वो मूव कर रहा हो, फिर भी उसमें जो फिजिक्स है वो एप्लीकेबल है सर्कुलर मोशन के। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस पे मूव करेगा। नेक्स्ट चीज, रोटेशनल मोशन क्या होता है। अब रोटेशनल मोशन में ना बच्चों, पूरा का पूरा एक इरेगुलर या कैसे भी शेप का ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या करेगा, एक एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस, या एक पॉइंट होगा जिसके अबाउट वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। जैसे कि ये मार्कर है, अब ये मार्कर को देखो, अब ये मार्कर अगर सर्कुलर मोशन कराना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एक पूरे सर्कल में घुमाना पड़ेगा, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब इसका इस सेंटर से कोई भी लेना देना नहीं है, इस सेंटर से कोई भी लेना देना नहीं है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मैं इसके हाफ वाले डिस्टेंस पे, इसके सेंटर ऑफ मास पे क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट करा रहा हूं। ठीक है। ठीक है। अब देखो, यहां पर एक एक्सिस है जिसके अबाउट एक्चुअल में क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसको जरूरी थोड़ी ना है कि सेंटर से ही कराना है, अब मैं इसको एंड से भी तो रोटेट करा सकता हूं ऐसे, ये एंड से भी तो ऐसे रोटेट कर सकता है, सही बात है। तो यहां पर भी वो क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन।
अब दोनों चीजों में बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है, सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा बॉडी एक पॉइंट के अबाउट घूमता है और उस पॉइंट से ना कुछ डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। और रोटेशनल मोशन में बॉडी एक पॉइंट के अबाउट या एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जो एक्सिस या पॉइंट उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है हमेशा, या तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा या उसके कांटेक्ट में होगा, कभी भी उससे दूर नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक्चुअल डिफरेंस है रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में। जैसे हमारा फैन रोटेट करता है, तो फैन क्या कर रहा है, एक एक जो एक्सिस है जिससे हम लोग उसको क्या करते हैं, पतला सा पाइप आता है ना जिससे उसको ज्वाइंट किया जाता है, तो उसके अबाउट क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है। और अगर मैं फैन के ब्लेड पे एक छोटा सा मार्कर लेके मैं क्या करता हूँ, उधर एक छोटा सा मार्क कर देता हूं, तो वो मार्क आप देखोगे कि वो एक सर्कल में घूम रहा होगा। इसका मतलब क्या, उस ब्लेड का हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, विच मीन्स every particle of a rotating body is performing a circular motion। इसीलिए इंपॉर्टेंट है पहले सर्कुलर मोशन पढ़ना और उसके बाद आपको रोटेशनल मोशन कंप्लीटली समझेगा, ठीक है। अब देखो सर्कुलर मोशन का थोड़ा बेसिक पार्ट आपने 11th में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको कंप्लीट समझने के लिए हम लोग वापस से उसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, उस पे मूव करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट पार्ट है हमारा बेसिक ऑफ सर्कुलर मोशन, और यू कैन से काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट समझने के लिए, रोटेशनल मोशन को कंप्लीट समझने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, कुछ बेसिक पैरामीटर्स है जिनको हमें यहाँ पर क्या होगा, डिफाइन करना होगा और समझना होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों पहले हम लोग बात करते हैं ना लीनियर मोशन पे। किस पे बात करते हैं, लीनियर मोशन पे। अब लीनियर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन मतलब ऑब्जेक्ट जब कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। तो बच्चों लीनियर मोशन में ना आपने टर्म सुना होगा डिस्प्लेसमेंट करके। क्या टर्म है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कर आपने ऐसा कुछ सुना होगा, ठीक है, जिसको पूरा अगर बोलने जाए तो उसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सपोज पार्टिकल इनिशियली इस पॉइंट ए पे था और कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते करते कहां पर आ गया, पॉइंट बी पे आ गया। अब मैं इसको दो तरीके से बोलता हूं, एक तो रास्ता ये है और एक रास्ता उसने इस चीज को क्या किया है, चुना है। तो दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2। अब ऑब्जेक्ट ए से बी में जाने के लिए पाथ 1 से जा रहा है और पाथ 2 से जा रहा है। अब दोनों ही पाथ में से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां पर ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, सबसे कम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है सेकंड पाथ पे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाने के लिए जो ऑब्जेक्ट ने सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज इज डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। अब उसका मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पर ये जो ए से पॉइंट बी तक का जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब जो कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, उसका जो वैल्यू होगा उसको हम बोलेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कैसे दिया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो भी डायरेक्शन होगा, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के डायरेक्शन में जो डायरेक्शन होगा, उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर वो कहां पर होगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर इनिशियल पॉइंट हमारा बी होता तो ए, अगर फाइनल पॉइंट होता तो बी से ए होता। क्लियर है, हाँ या ना। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लोग को क्लियर है, मतलब ऑब्जेक्ट का जब मोशन होता है तो उसके पोजीशन को वो इनिशियली कहां था, फाइनली कहां पर पहुंच गया, उसको बताने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो बच्चों यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा लीनियर मोशन नहीं कर रहा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अब सर्कुलर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, या ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में ना इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोल देते हैं
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहां पर देखो, मैं एक सर्कल बना देता हूं और आपको समझाता हूं कि समझो मैंने एक सर्कल बना दिया। ये इनिशियली पार्टिकल पॉइंट ए पे था, फिर पार्टिकल पॉइंट बी पे आ गया कुछ टाइम इंटरवल के बाद, और ये उसका ओरिजिन है। इसको सॉरी, ये हमारा सर्कल का सेंटर है। ठीक है। अब जैसे डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या बता रहा था, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाने के लिए पार्टिकल कितना डिस्टेंस सॉरी कितना कितना मूव करता है, बराबर। वैसे ही यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताता है कि इनिशियल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है इसको समझो। देखो बच्चों, अगर यहां पर हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताने जाए, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा ए टू बी, ये क्या हो जाएगा हमारा? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ए से बी में जाने के लिए जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो ए बी के बराबर है, और डायरेक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी, बराबर। लेकिन सर्कुलर मोशन को स्टडी करते वक्त ना हमें ये डिस्टेंस मालूम नहीं होगा। अगर मालूम करने भी जाए तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हम लोग ना, पॉइंट ए हमारा इनिशियल पॉइंट था, पॉइंट बी हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इसको बताने के लिए कि ए से वो बी में कैसे गया है, वहां पर हम लोग यूज करते हैं एंगल का। किसका यूज करते हैं? एंगल का। तो ओ ए, अब यहां पर एंगल कैसे बताएंगे? एंगल हम लोग बताएंगे विद द हेल्प ऑफ रेडियस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। जैसे सेंटर से इस पॉइंट का जो पोजीशन है उसको मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ओ ए बार, पोजीशन वेक्टर ओ ए बार। ठीक है। और सेंटर से इस पॉइंट बी का जो पोजीशन है उसको मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ओ बी बार। ठीक है। इसका मतलब जो हमारा रेडियस वेक्टर है या पोजीशन वेक्टर, देखो पोजीशन वेक्टर तो समझ रहे हैं, रेडियस वेक्टर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड रेडियस के बराबर है। ठीक है। इसीलिए रेडियस वेक्टर बोलते हैं या पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। क्लियर है? अब देखो, पोजीशन वेक्टर ने या रेडियस वेक्टर ने इनिशियल पॉइंट पे कहा था वो इस डायरेक्शन में था, और जब पोजीशन उसका चेंज होकर फाइनल पॉइंट पे गया तो रेडियस वेक्टर इस डायरेक्शन में आ गया। तो इस दौरान जो हमारा रेडियस वेक्टर है उसने जो भी एंगल बनाया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के साथ में, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है जो कि रेडियस वेक्टर क्या करता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में जाते वक्त जो एंगल बनाता है, उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर ये क्या था? वेक्टर था। ये भी वेक्टर होता है, लेकिन अब उसका डायरेक्शन क्या होता है वो हम लोग थोड़ा आगे आगे बात करेंगे। ठीक है। अब इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं थीटा से। तो ये वेक्टर है तो मैंने बार लगा दिया। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कई बार यस बार से। ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट होता है हमारा डिस्टेंस है, तो ये तो होगा मीटर। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा वो होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मतलब ये जो एंगल है वो किसके बराबर होता है? ये जो आर्क लेंथ ए बी है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारा आर्क ए बी, आर्क लेंथ तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा? सपोज इसका रेडियस क्या है? कैपिटल आर, तो या स्मॉल आर बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा? अपॉन स्मॉल आर। सो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इसका एसआई यूनिट होगा, सिंपल सी बात है, एंगल पे है तो इसको हम लोग लेंगे रेडियन। अब देखो बच्चों, एंगल रेडियन में भी काउंट किया जाता है और डिग्री में भी काउंट किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग रेडियन में मेजर करेंगे। ठीक है। डिग्री में जब भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। और रेडियन टू डिग्री कैसे कन्वर्ट करता है वो आपको तो पता ही है। तो ठीक है। तो अब इतना याद रखो, उसका यूनिट क्या है? रेडियन है। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज बढ़ते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट यहां पर होता है, सेकेंड क्वांटिटी यहां पर होता है हमारा वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी वी बार।
अब मैं यहाँ पर बोलूंगा लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब कभी भी पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगा तो उसका स्पीड कुछ ना कुछ वैल्यू उसका क्या होगा, चेंज होगा। अब वेलोसिटी ठहरा वेक्टर क्वांटिटी, और बच्चों याद रखना वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, सिर्फ एक तरीके से नहीं, तीन तरीके से। पहला चीज उसके मैग्नीट्यूड को सिर्फ चेंज करो, दूसरा चीज उसके सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करो, और तीसरा चीज दोनों को ही चेंज करो। इसका मतलब क्या, वेक्टर को हम लोग तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को चेंज करना मतलब या तो मैं क्या कर दूंगा, समझो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लीनियर वेलोसिटी का मैं बात कर रहा हूं, तो मैं उसके स्पीड को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, अब मैं उसको क्या कर दूंगा, 20 मीटर पर सेकंड कर दूंगा। सो बच्चों पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं है उसका हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम हो, उसका वेलोसिटी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर पहला चीज जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, वो चीज हम लोग एवरेज बताते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो भी उसका एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होता है, वो होता है हमारा डेल्टा एक्स बोलो या डेल्टा यस बोलो अपॉन डेल्टा टी। अब यहां पर डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा इंडिकेट करता है एवरेज है, चेंज है, ठीक है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है, t2 माइनस t1। अब ये क्या है, पोजीशन ऑफ फाइनल पोजीशन, ये क्या है हमारा इनिशियल पोजीशन, ठीक है। सिमिलरली यहां पर अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जैसे बच्चों देखो ए से बी में जा रहा है, समझो ये यहां से जाता, यहां से जब इसने स्टार्ट किया इसका वेलोसिटी समझो 5 मीटर पर सेकंड था, फिर यहां पर आते आते उसका वेलोसिटी समझो 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और इसके बीच में उसका कहीं पर भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर 5 था, समझो यहाँ पर कुछ और हो गया, यहाँ पर कुछ और हो गया, और यहाँ पे आते आते 10 हो गया। इसका मतलब क्या, हम लोग ने इस चीज से उसका एवरेज वैल्यू बताया, और एवरेज उसका निकल के आ रहा है समझो 7.5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं पूछूं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एग्जैक्ट एक पर्टिकुलर किसी इंस्टेंट पे उसका वेलोसिटी क्या था, तो वो चीज हमें बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस टाइम पे उसका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल समझो, ऑटो वाला है, स्टेशन से आपको आपके जो भी आप एरिया में रह रहे हो वहां पर आपको ड्रॉप कर रहा है, तो मुझे बताओ जब वो स्टेशन से ऑटो चलाना स्टार्ट करता है और जब वो आपको लाकर आपके फाइनल डेस्टिनेशन पे छोड़ देता है, तो उस टाइम पे क्या उसका स्पीड कांस्टेंट ही रहता है क्या, नहीं, कभी एक्सेलेटर मारता है, कभी ब्रेक दबाता है, कभी एक्सेलेटर मारता है, कभी ब्रेक दबाता है, तो स्पीड कम ज्यादा होता है, सही बात है कि नहीं। खाली रोड मिला तो भगाने लग जाता है ना, वो अलग बात है, अपने ऑटो वाले लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उसका जो स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो जो स्पीड है उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और यहां पर हम लोग जो वेलोसिटी बोलते हैं वो होता है एवरेज, इनिशियल से फाइनल टाइम पे जो भी एवरेज वेलोसिटी है वो, क्लियर है। सिमिलरली बच्चों यहां पर अब जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, अब क्या ये बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, क्या बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। अब नेक्स्ट चीज, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसको हम लोग ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, और अगेन ये भी क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे यहां पर देखो दो चीज डिफाइन किया हमने, सॉरी दो चीज तो किया ही नहीं, ये v बार यहां पर होता है डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। अब ये d का मतलब क्या है, d का मतलब है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव क्या इंडिकेट करता है, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टाइम, सॉरी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो चेंज होता है ना, वो चेंज को इंडिकेट करता है हमारा डेरिवेटिव, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग d बाई डी टी से इंडिकेट करते हैं, और डेरिवेटिव से इंडिकेट करते हैं, और एवरेज को हम लोग डेल्टा से यूज करते हैं, डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी सेम चीज होगा, दो चीज होगा, एक तो हमारा, हाँ बहुत बढ़िया बोलो, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एक क्या हो जाएगा, एवरेज सॉरी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, अब जैसे एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल चेंज हो रहा है,
तो उसके टर्म्स में इसको हम लोग इंडिकेट बताएंगे, जो कि क्या हो जाएगा, देखो ओमेगा बार इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं θ2 माइनस θ1, ठीक है, अपॉन T2 माइनस T1। और इंस्टेंटेनियस को कैसे इंडिकेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस को इंडिकेट करेंगे हम लोग ओमेगा बार इंस्टेंटेनियस, और इसको हम लोग बोल रहे एवरेज, तो मैं एवरेज लिख देता हूं, ये भी हमारा एवरेज था, ये हमारा इंस्टेंटेनियस था। ठीक है, इंस्टेंटेनियस, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे डी थीटा बार बाय डी टी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस है तो डेरिवेटिव, और एवरेज है तो डेल्टा का यूज करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है नहीं है? ठीक है, देखो अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होता है वो तो सबको पता है, स्पीड है, क्या अपॉन क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या होगा, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या हो जाएगा, हाँ रेडियन पर सेकेंड, है ना। तो इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे रेड पर सेकेंड। ठीक है, अब थर्ड क्वांटिटी आता है, थर्ड क्वांटिटी यहां पर होता है हमारा एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा एवरेज, और एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस। देखो पोजीशन चेंज होगा मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, पोजीशन चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी आएगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। इसका मतलब क्या, वेलोसिटी क्या है हमारा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, हाँ ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन वही चीज है, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आते वक्त उसने कितने बार वेलोसिटी चेंज किया, उसमें जो चेंज है उस चेंज को हम लोग क्या करेंगे, एवरेज लेंगे। जैसे ऑटो वाला था, एक्सेलरेट कभी कुछ अलग तरीके से, कभी देखो एकदम खाली रोड है तो अच्छे से एक्सेलरेशन दे रहा है वो, और जब रोड कम है, सॉरी कम खाली है, रोड कम खाली है तो क्या करता है, एक्सेलरेशन कम करता है। सही बात है। तो यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये हम लोग डिफाइन करते हैं ए बार इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बार बाय डेल्टा, सॉरी डेल्टा टी, और यहाँ पर ये इसको हम लोग लिख सकते हैं V2 बार माइनस V1 बार, V1 बार अपॉन T2 माइनस T1। और इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करेंगे ए इंस्टेंटेनियस, और ये था एवरेज, ये हो जाएगा हमारा dV बार बाय dt। ठीक है, dV बार बाय dt। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी था, यहाँ पर क्या था, लीनियर एक्सेलरेशन, अब क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये थर्ड चीज, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पर हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं अल्फा बार से। अल्फा बार यहाँ पर ये हो जाएगा दो चीज, अगेन एवरेज होगा और क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। एवरेज को कैसे इंडिकेट करेंगे, अल्फा एवरेज बोल देता हूँ, ये हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बार बाय डेल्टा टी, विच इज नथिंग बट ओमेगा 2 बार माइनस ओमेगा 1 बार अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या हो जाएगा बोलो, अल्फा इंस्टेंटेनियस, ये हो जाएगा हमारा डी ओमेगा बार बाय डी टी। ठीक है, तो ये था हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये था हमारा एवरेज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, लीनियर वेलोसिटी था, लीनियर एक्सेलरेशन था, वैसे ही यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। मेन चीज दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वो मोशन लीनियर मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, तो हम लोगों को यूज हो रहा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट।
बट यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, हर पॉइंट पे देखो क्या कर रहा है, पोजीशन डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ने उसको एंगल के टर्म्स में बताया, दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये है कुछ बेसिक हमारा सर्कुलर मोशन के बारे में। अब देखो बच्चों, मैंने बोला था इसका ये सारे क्वांटिटी कैसे हैं, देखो हम लोग ने यहाँ पर यूज किया है बार, मतलब सारे के सारे कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। कैसे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो देखो यहाँ पर मैं बताता हूं एक बार, थीटा बार, ओमेगा बार एंड नेक्स्ट थिंग इज अल्फा बार। बच्चों ये दो का डायरेक्शन ना हमेशा सेम होगा, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, सेम होगा। और ये कैसे दिया जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्यों होता है ना, वो समझते, क्या होता है, क्यों होता है, वो समझते। देखो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से सपोज कि यहां पर अब पार्टिकल ए से भी जा रहा था, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब कैसा है बोलो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो अपना राइट हैंड लेने का और जो भी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, अब पार्टिकल तो इधर मूव कर रहा है, तो ये जो कर्ल फिंगर है हमारे, उसको क्या करना है, इस डायरेक्शन में क्या करो, फिंगर्स को कर्ल करो, और थंब जो डायरेक्शन देगा ना, वो डायरेक्शन आपका क्या होगा, थीटा और सॉरी थीटा और ओमेगा का डायरेक्शन होगा। अब देखो ये तो सबको आता है कि थीटा ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे राइट हैंड थंब रूल से देंगे और ये ऐसा होगा। क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों डिफाइन किया है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट ए से बी में जा रहा था तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी था और उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी था, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एंगुलर में भी ऐसा हो रहा है, तो हम लोग ऐसा क्यों बता रहे हैं। अब देखो बच्चों, पहले से ना जो फिजिसिस्ट लोग हो रहे हैं, उन लोगों ने ना पहले से एक डायरेक्शन क्या कर दिया है, साइन कन्वेक्शन के फॉर्म में सेट किया हुआ कि आपको ऐसा ही लेना पड़ेगा, कि बाकी सब चीज समझने के लिए भी उसको पहले से क्या कर दिया है कि एक साइन कन्वेक्शन है कि सबको यही यूज करना है, और आपसी सहमति से सब लोग ने क्या किया है, माना हुआ है। अब देखो एक ना एक डायरेक्शन देना ही था, तो उन लोग ने क्या कर दिया, ये डायरेक्शन दिया, पहला चीज तो। अब साइन कन्वेक्शन है, साइन कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले से ही क्या है, एक धारणा को क्या किया हुआ है, अज्यूम करके रखा हुआ है कि हमें इसको, मतलब फिक्स करके रखा है कि हमें इसका डायरेक्शन ये लेना है। अब एक चीज इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो बच्चों, अगर कोई चीज रोटेशनल मोशन कर रहा है ना, मतलब कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ऐसा रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो इसके हर एक पॉइंट पे, मतलब हर एक पार्टिकल का देखो, हर एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का जो एक पर्टिकुलर में इंस्टेंटेनियस टाइम, मतलब एक इंस्टेंट का बोल रहा हूं, हर एक पॉइंट का देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ना अलग होगा, हर एक पार्टिकल का, है ना। तो हम लोग ने क्या किया, हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग हो रहा था, तो हम लोग ने बोला कि क्या करते हैं, एक्चुअल में तो ये लोग सर्कल में ही घूम रहे हैं, है ना, एक्चुअल में तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन ही कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन कैसे कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उनका जो कॉमन था वो था एक पर्टिकुलर सर्कल में घूमना, और वो सर्कल में जो घूम रहा था या तो क्लॉकवाइज घूम रहा था या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग ने सबका हर एक पार्टिकल का वो जो चीज कॉमन था वो था ये, या तो वो सर्कल में घूम रहा है तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग ने ना इस एक्सिस के अबाउट, मतलब जिसके अबाउट वो घूम रहा था ना, उस एक्सिस के अबाउट ही क्या कर दिया, ओमेगा या थीटा का डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया एज अ साइन कन्वेक्शन। अब यहाँ पर भी ये सर्कल में घूम रहा है, तो इसका हम लोग ने बोल दिया कि राइट हैंड थंब रूल से ही आपको इसका क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन देना पड़ेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम होता है क्या, हाँ, कब सेम होगा, कब डिफरेंट होगा, उसको समझो। अब देखो पार्टिकल समझो ऐसा है, हाँ, ये ऐसे मूव कर रहा है, अब ऐसे मूव कर रहा है तो इसका ओमेगा और थीटा का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो मैं इधर बता देता हूं थीटा बार और ये हमारा ओमेगा बार, ठीक है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। अब देखो अगर चेंज है, चेंज होगा या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, आइदर इट विल इंक्रीज और आइदर इट विल डिक्रीज। अगर इंक्रीज हो रहा है
तो देखो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, और डिक्रीज हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या, ये जो डायरेक्शन रहेगा ओमेगा के डायरेक्शन में कब होगा, थीटा के डायरेक्शन में कब होगा, जब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अल्फा क्या है, मतलब ओमेगा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, तो अल्फा का डायरेक्शन क्या रहेगा, ओमेगा के डायरेक्शन में ही रहेगा। लेकिन अगर वेलोसिटी क्या हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, क्या है, डिक्रीजिंग है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। अल्फा का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ओमेगा से अपोजिट होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, मतलब पार्टिकल यहां पर क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और समझो ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, और इसको मैं बोलता हूं इनिशियल पॉइंट ए। ये पॉइंट पार्टिकल इस सर्कल पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और वापस से इनिशियल पॉइंट ए पे आ रहा है। ठीक है, वापस से इनिशियल पॉइंट ए पे आ रहा है, और अगर हर पॉइंट पे ए पे आने, ए से मतलब इसको एक सर्कल में घूमने के लिए हर पॉइंट पे अगर उसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड, अगर उसका फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वापस से सर्कल में अगर वो घूम रहा है और हर पॉइंट पे उसका स्पीड क्या है, सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर स्पीड सेम नहीं है, हर पॉइंट पे स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समझो यहाँ पर स्पीड इसका कुछ और है और यहाँ पर इस पॉइंट पे स्पीड इसका कुछ अलग है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सिंपल, स्पीड अगर कांस्टेंट है तो यूसीएम, स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूसीएम। ठीक है, और एक चीज, यहां पर स्पीड कांस्टेंट है, मतलब हर पॉइंट पे इसका वैल्यू, स्पीड का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है ना। तो यहां पर इसका ना एक चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे देखो साथ में ही पढ़ लेते चलो। अब मैं बोलता हूं नेक्स्ट चीज, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के कितने टाइप होते हैं, क्या होते हैं। पहला चीज, एक होता है हमारा सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा होता है हमारा इसको मैं इंडिकेट करता हूं एसी बार से, दूसरा हमारा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको इंडिकेट करते हैं 80 बार से। और तीसरा होगा हमारा नेट या टोटल और नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, ठीक है, और फोर्थ वाला हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ है, अल्फा। ठीक है, अब देखो बच्चों, यूसीएम और नॉन यूसीएम आप लोग को क्लियर है। अब मैं एक चीज, छोटा सा चीज यहां पर बोलता हूं, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, मतलब क्या क्या चीज नेसेसरी है कि वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरा होता है हमारा टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वेलोसिटी, या इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब होता है पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, तो ये सर्कल में एक्चुअल में आता आता कैसे, मतलब सर्कल में कैसे घूमने लगता है उसको समझते। देखो देखो बच्चों, पार्टिकल समझो पहले क्या कर रहा था इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, लीनियर वेलोसिटी, जिसको मैं बोलता हूं वी बार। ठीक है, अब सपोज मैंने इस डायरेक्शन में क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया,
ठीक है, इस डायरेक्शन में मैंने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया जिसको मैं एफ बार बोल रहा हूं। अब अगर कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी से मूव करते हुए जा रहा था और आपने उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर दिया, आपने उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर दिया, फोर्स लगाया। तो सबको पता है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाया जाएगा तो वो कभी भी उसके वेलोसिटी को चेंज, सॉरी वेलोसिटी नहीं, उसके स्पीड को चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन बदलेगा। सिर्फ उसका क्या करेगा, उस मोशन का डायरेक्शन, ट्राजेक्टरी को क्या करेगा, चेंज करेगा। ट्राजेक्टरी को चेंज करेगा मतलब अब ये कुछ वेलोसिटी से यहां पर जा रहा था, समझो 10 मीटर पर सेकंड से यहां पर जा रहा था, अब इसका जो फाइनल डायरेक्शन होगा ना वो इस डायरेक्शन में होगा। अब वो इस डायरेक्शन में सेम भी वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा, बट मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, उसका चेंज हो गया। इसका मतलब क्या, एक फोर्स जो परपेंडिकुलर था उसने उसके डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बराबर। अब समझो वापस से मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाया और इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर है ना, तो इसका रिजल्टेंट वापस से क्या बनेगा, यहां पर बनेगा, सही है। अब अगेन लीनियर वेलोसिटी यहां पर है, सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका रिजल्टेंट यहां पर बनेगा। तो अगर हम लोग इसको आगे तक ऐसा करते जाए ना तो एक तरीके से ये पार्टिकल ना एक सर्कल में घूमेगा, क्या करेगा, एक सर्कल में घूमेगा। इसका मतलब क्या, ये जो फोर्स एफ है जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है वो इस सर्कल में ना, इस सर्कल में ना ऐसा है, देखो यहां पर पार्टिकल था, कुछ लीनियर वेलोसिटी से पहले इस डायरेक्शन में क्या कर रहा था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया। अब इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग फोर्स, जो सेंटर की ओर एक्ट कर रहा है। अब देखो बच्चों, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअल में क्या होता है, सेंटर की तरफ एक्ट करता है। अब क्या होता है एग्जैक्टली डिटेल में, उसको हम लोग थोड़ा आगे समझते हैं, थोड़ा टाइम रुक जाओ, ठीक है। अब देखो ये था फोर्स इधर, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मतलब इस सर्कल के टेंजेंट वाले डायरेक्शन में क्या था, वेलोसिटी था ना, जिसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोल रहे हैं। तो यहीं पर उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो दो चीज चाहिए सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के, पहला चीज लीनियर वेलोसिटी, दूसरा चीज सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों होंगे तभी पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। चलो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, देखो यहां पर एक चीज है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये जो सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी। तो एसी होता है हमारा v स्क्वायर अपॉन आर, और यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है हमारा, सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पहले अभी के लिए इतना समझो, ठीक है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब देखो पार्ट, और याद रखना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा नॉन यूसीएम में होगा, यहां पर नहीं होगा। बोलो क्यों, क्योंकि यहां पर तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है ना, मतलब स्पीड चेंज हो रहा है क्या, नहीं, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड चेंज हो रहा है क्या, नहीं, बराबर, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं आएगा। यहां पर जो हमारा देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी था ना, इसका डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है ना। देखो यहां पर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन पे, ऐसे करते करते हर पॉइंट पे ये जो पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यूसीएम में भी नॉन यूसीएम में भी। इसीलिए हम लोग सर्कुलर मोशन को ना क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन। तो सर्कुलर मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन, मतलब हर पॉइंट पे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यूसीएम में भी नॉन यूसीएम में भी। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड टाइप। अब एक्सेलरेटेड टाइप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी को चेंज करने का, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने बोला था तीन तरीके से चेंज कर सकते हैं, पहला
मैग्नीट्यूड चेंज करो, दूसरा वेलोसिटी चेंज करो, तीसरा दोनों को साथ में चेंज करो। तो अब इस केस में दोनों में ही भले ही अभी मैं मैग्नीट्यूड का बात नहीं कर रहा हूं, हर पॉइंट पे देखो डायरेक्शन में यूसीएम में भी चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है कि नहीं? डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, बात खत्म। वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसीलिए क्या है? एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन। अब यहाँ पर स्पीड जो है वो चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज होता है। और सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो यहाँ पर जो इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, लीनियर वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन है ना, वो हमारा क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वो हमारा क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो हमारा क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ पर कैसा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी वी बार बाय डी टी। ठीक है, या तो इसको ऐसे बोलो डायरेक्टली डी वी बाय डी टी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड स्पीड है वही चेंज हो रहा है ना, तो उसके टाइम रेट ऑफ चेंज को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो नेट या टोटल एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन हो रहा है, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही बनेगा ना, इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर मैं इसके रिजल्टेंट को एग्जैक्टली बनाने जाऊँ तो हम लोग इसको बनाते, चलो देखो ये सर्कल है, पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये AT है, AT बार, ये हमारा AC बार है ना, तो इसको मैं AT बोल सकता हूँ, ये AC। मैग्नीट्यूड के हिसाब से इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही दिया जाएगा, है ना, वेक्टर एडिशन रूल के हिसाब से ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो हमारा नेट वाला है वो हो जाएगा A इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो ये होगा हमारा नेट एक्सेलरेशन या टोटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा ही है अभी, क्लियर है? तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि हम लोग ने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, देखो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, सेंट्री का मतलब होता है सेंटर और पिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स दी सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स दी सेंटर। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, टुवर्ड्स दी सेंटर मतलब ये सर्कल है, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है मतलब इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उन फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो भी सेंटर से दूर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, उसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बराबर? बस इतना ही नहीं, याद रखना सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई अलग टाइप का फोर्स नहीं है, जैसे कि हमारा फ्रिक्शन है, टेंशन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये सब नहीं है। ये एक्चुअल में अलग टाइप का फोर्स नहीं है। ये क्या है? नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है, जो भी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। वापस से, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो भी सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ना, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो भी नेट फोर्स सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, सेंटर से दूर मतलब रेडियल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, उन सारे रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। विच मीन्स ये एक अलग टाइप का फोर्स नहीं है। पार्टिकल पे जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट है उसको हमने एक नया नाम दिया, जो कि हमारा क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो रिजल्टेंट फोर्स अवे फ्रॉम दी सेंटर एक्ट कर रहा है, उसको हमने नाम दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्लियर है? तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है।
सेकेंड थिंग बच्चों देखो, ये जो फोर्सेस होते हैं ना सेंट्रीपिटल फोर्स में, जो फोर्सेस होते हैं ना, या सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना रिजल्टेंट फोर्स, वो होता है रियल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है हमारा सूडो फोर्स। ठीक है, रियल फोर्स और सूडो फोर्स में क्या डिफरेंस होता है? रियल फोर्स का मतलब होता है ऐसा फोर्स जिसका ओरिजिन कहां पर है, कहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है हमें पता है, उसको हम बोलते हैं रियल फोर्स। और जिसका ओरिजिन हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। लेकिन बच्चों यार सूडो फोर्स याद रखना ना, ये सूडो फोर्स मतलब ऐसा नहीं कि इमेजिनरी होता है, ये इमेजिनरी फोर्स नहीं होता। वापस से, ये इमेजिनरी फोर्स किसके लिए होता है? ये इमेजिनरी फोर्स, सॉरी सो सूडो फोर्स इमेजिनरी नहीं होता, ये चीज याद रखना। अब कैसे नहीं होता है, क्या नहीं होता है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला निकलता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स का, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होता है? सेम होता है। लेकिन देखो डायरेक्शन उनका क्या है? अपोजिट है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने जाऊं ना, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ सी पी सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब मैं किसी एक के लिए ही बता रहा हूं, ये हो जाएगा आर कैप। लेकिन ये क्या है? टुवर्ड्स दी सेंटर ना, रेडियस वेक्टर क्या होता है हमारा? अवे फ्रॉम दी सेंटर, उसका अपोजिट डायरेक्शन, तो मैंने माइनस आर कैप लिख दिया। अब वही अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात करूं तो वो तो रेडियस के डायरेक्शन में होता है ना, तो वो क्या होगा? एम बी स्क्वायर अपॉन आर, और ये आर कैप। बोलो क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में क्लियर है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? बहुत बढ़िया। रियल फोर्स जिसका ओरिजिन हम लोग को पता है, सूडो फोर्स जिसका ओरिजिन हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते न्यूटन लॉ के हिसाब से, ठीक है, उसको हम सूडो फोर्स बोलते हैं। दूसरा चीज देखो, ये कहां पर एग्जिस्ट करता है? इनर्शियल फ्रेम में। तो हम लोग जब कभी भी रियल फोर्स के बारे में बात करते हैं ना, वो इनर्शियल फ्रेम में आता है। और सूडो फोर्स कब आता है? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा तब, नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा तब। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या हमारा सर्कुलर मोशन इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है? ठीक है, अब सर्कुलर मोशन को जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, सर्कुलर मोशन को जो उस ऑब्जेक्ट के बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए तो वो क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। मतलब इनर्शियल फ्रेम मतलब जहां पर न्यूटन्स के लॉज, जो भी हमारा लॉ एफ इक्वल टू एम ए वाला, मतलब जो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन है वो वैलिड है, वो इनर्शियल फ्रेम होता है। मतलब उसके लिए वो सब चीज वैलिड होता है। और जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते, एफ इक्वल्स टू एम ए वाला इक्वेशन वैलिड नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही ना हमेशा सूडो फोर्स आता है, इनर्शियल में कभी भी सूडो फोर्स नहीं आता। मतलब सूडो फोर्स कब आता है? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। और मुझे बताओ हमारा सर्कुलर मोशन कैसा है? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम? ये है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब सर्कुलर मोशन तो एक्सेलरेटेड टाइप ऑफ मोशन है, मतलब वो कौन से फ्रेम में है? कौन सा फ्रेम में आया? नॉन इनर्शियल फ्रेम में आया, तो वहां पर सूडो फोर्स आएगा। जैसे कि कोई जैसे कि अगर कोई इंसान एक कार को सर्कल में घुमा रहा है, बराबर, एक कार को सर्कल में घुमा रहा है, तो जो उसके बाहर बैठा है, कार से बाहर है, ग्राउंड में है, वो ग्राउंड से जब उसको ऑब्जर्व करेगा तो उसके लिए तो वो कार नॉर्मल मूव कर रहा है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है? वैलिड है। बट उस कार के अंदर जो इंसान बैठता है उसको एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, उसको एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, बस स्टेशनरी है, रुका हुआ है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे, बराबर, एक ऑब्जर्वर उस बस के बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, बस स्टॉप से देख रहा है, और एक ऑब्जर्वर बस के अंदर बैठा हुआ है। जैसे ही बस स्टॉप से बस स्टार्ट होता है, मोशन करना स्टार्ट करता है, जो बस के अंदर बैठा हुआ है उसको एक फोर्स फील होता है। लेकिन बस के बाहर बैठे हुए, बस स्टॉप पे जो बैठा है उस इंसान को फोर्स फील नहीं होता, उसको क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन अंदर बैठे हुए वाले को क्या लगता है कि एक मतलब धक्का लगता है कि नहीं, बस जब चालू होता है, और जब रुकता है तो हम लोग को आगे डायरेक्शन में क्या लगता है? एक धक्का लगता है, बराबर। तो वो जो धक्का लग रहा है आपको, उसको हम बोलेंगे सूडो फोर्स। अब आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये कहां से लग रहा है, क्या लग रहा है, किस फ्रेम में बैठ के? नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के।
हाँ, अगर आप इनर्शियल फ्रेम से एक्सप्लेन करने जाओ तो आप ये बोल सकते हो कि आपका समझो ये बस है, बस में ये आपका एक सीट है, ठीक है, आप सीट पे बैठे हुए हो और यहाँ पर कोई इंसान ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही बस स्टार्ट हुआ क्या हुआ, सीट आगे गया, सीट आगे गया, आपके और सीट के बीच में थोड़ा गैप था, है ना। और जैसे ही सीट आगे गया तो क्या हो गया, सीट आगे गया लेकिन तुम वहीं के वहीं हो अभी भी, बराबर। तुमको क्या लगता है, ऐसा धक्का लगता है, पुश लगता है, क्लियर है, हाँ या ना। ये किसके रिस्पेक्ट में, बाहर वाले के रिस्पेक्ट में, लेकिन अंदर वाले के रिस्पेक्ट में तुमको जो फोर्स फील हो तुम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, हमें नहीं समझ रहा है, सही बात है। तो याद रखना बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमेशा क्या आएगा, सूडो फोर्स आएगा। सो ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पर ये देखो, ये फॉर्मूला कैसे आया इसको भी समझते हैं। तो बच्चे लोग एक चीज याद रखो, यहां पर रिलेशन होता है, लीनियर और एंगुलर का रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है। देखो अब हमारा लीनियर वेलोसिटी, देखो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है मैग्नीट्यूड वाइज, और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे ना तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ओमेगा बार क्रॉस आर बार। सिमिलरली ये क्या रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम लोग ऐसा बात करें a इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है, ठीक है, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये हो जाता है अल्फा बार क्रॉस आर बार। तो इसका यूज करके हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसी को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो जैसे एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, v का मतलब क्या है, आर ओमेगा ना, v का मतलब है आर ओमेगा, तो ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर गया, बचा क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर, देखो सेम है, बहुत बढ़िया। ये वाला कैसे आया, देखो यहाँ पर एम आर ओमेगा इंटू में ओमेगा लिखता हूं, है ना। अब यहाँ पर देखो एम आर ओमेगा मतलब वी, तो एम वी ओमेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों इक्वेशन क्या मतलब तीनों अलग अलग फॉर्म क्या आता है, आते हैं।